हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश, currently pursuing MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज मैंने क्या बोला था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के मतलब अवतार सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मैं करा दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा मुझे कहीं बाहर जाना है, तब तक ये करा देता हूँ। अभी वहाँ से आके बाहर से दोनों वो करा दूंगा, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमारे अवतार सीरीज में, जहाँ पे हम लोग हर 30 मिनट में पूरे चैप्टर को पढ़ देते हैं, 30 या 20 मिनट में जो भी लगता है हमें। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो श्योर शार्ट होते हैं, जो आने ही आने होते हैं, ठीक है। तो आराम से पढ़ाई करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक। सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पी बी इक्वल टू एन आर टी, जहाँ पे एन हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है, ठीक। दूसरी चीज़, अगर इसे को तुम मोलर मास के टर्म में लिखोगे तो पी एम इंटू रो आर टी होता है। अगर डेंसिटी के टर्म में, मोलर मास के टर्म में लिखना हो तो पी एम इज इक्वल टू रो आर टी होता है, जहाँ पे प्रेशर होता है पी, एम होता है मोलर मास, रो हमारी होती है डेंसिटी, आर ओ टी के बारे में जानती हो, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। तो पी बी इक्वल टू एन आर टी, पी एम इक्वल टू रो आर टी, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा फॉर्मूला था पी इंटू स्मॉल एम इक्वल टू रो इंटू के बी इंटू टी। मतलब कि अभी तक क्या था? पी बी इक्वल टू एन आर टी पहला फॉर्मूला था आइडियल गैस इक्वेशन। दूसरा उसका मॉडिफिकेशन क्या था? पी एम इक्वल टू रो आर टी, मतलब कि प्रेशर इंटू मोलर मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू आर इंटू टी। उसका तीसरा मॉडिफिकेशन क्या है? प्रेशर इंटू मोल्स पर के जी। अभी तक प्रेशर इंटू मोलर मास था, अभी क्या है? प्रेशर इंटू के जी पर मोल, मतलब मास को रखो सीधे के जी रखो, यानी कि प्रेशर इंटू के जी, यानी कि मास इक्वल टू रो इंटू के बी इंटू टी। के बी हमारा क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। तो तीन मॉडिफिकेशन है, तीनों मॉडिफिकेशन को ध्यान से याद रखना, ठीक। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है? पी वी अपन के बी टी हो जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा? पी वी अपन के बी टी हो जाता है, ठीक है। प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपन बोल्ट्जमान कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। तो ये तीन चीज़ तुम्हारी एक ही का मॉडिफिकेशन है आइडियल गैस का। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा पी वी अपन के बी टी। और पार्शियल प्रेशर तुमको मालूम है, तुमको मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाया था कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। पार्शियल प्रेशर जो होता है क्या होता है? टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, ठीक। आइडियल गैस जो होता है उसकी लो डेंसिटी होती है, लो प्रेशर होता है, उसका हाई टेम्परेचर होता है। आइडियल गैस जो होता है उसकी लो डेंसिटी होती है, लो प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर होता है, ठीक। आइडियल गैस कहता है रियल गैस कब आइडियल की तरह बिहेव करेगा? रियल गैस आइडियल की तरह तब बिहेव करेगा जब उसकी डेंसिटी लो होगी, लो प्रेशर होगा और हाई टेम्परेचर होगा, ठीक। साइन कन्वेंशन। अगर प्रेशर, आधे लोग इसी में कन्फ्यूज होते हैं, कब आर का वैल्यू 8.31 लेना है, कब आर का वैल्यू क्या लेना है, ठीक। तो देखो, अगर प्रेशर पास्कल में है तो मास तुम्हारा केजी पर मोल में होगा, डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में होगा, आर का वैल्यू 8.314 होगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब होगा। यानी प्रेशर पास्कल में लोगे तो वॉल्यूम हमारा किस में होगा? मीटर क्यूब में होगा। प्रेशर अगर एटीएम में लोगे तो वॉल्यूम हमारा क्या होगा? लीटर में होगा, ठीक है। समझ में आया? तो प्रेशर पास्कल में था तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में था, तो डेंसिटी भी मीटर क्यूब में आएगी। प्रेशर एटीएम में रहेगा तो वॉल्यूम लीटर में रहेगा, तो डेंसिटी भी ग्राम पर लीटर में आएगी। कोई दिक्कत नहीं। पी वी इक्वल टू होता है 1/3 एम एन बी स्क्वायर एम एस। प्रेशर इंटू वॉल्यूम जो होता है 1/3 इंटू एम, यानी मास ऑफ एक मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू बी स्क्वायर आर एम एस होता है। क्या होता है? 1/3 एम इंटू कैपिटल एन इंटू बी स्क्वायर आर एम एस, यानी कि 1/3 एम हमारा क्या है? मास ऑफ मॉलिक्यूल है, एन हमारा क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बी स्क्वायर आर एम एस। तो 1/3 एम एन बी स्क्वायर आर एम एस। और यहाँ से पी वी इक्वल होता है 1/3 रो इंटू बी स्क्वायर आर एम एस, यानी डेंसिटी इंटू बी स्क्वायर आर एम एस। तो तीन फार्मूले तुम्हारे ऊपर के मॉडिफिकेशन थे, दो फार्मूले ये मैं बता रहा हूँ जो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह निकालने में बहुत ज़्यादा काम आएंगे अगर आर एम एस वेलोसिटी के टर्म में दिया हो तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा 1/3 इंटू स्मॉल एम एन बी स्क्वायर आर एम एस, 1/3 एम इंटू कैपिटल एन बी स्क्वायर आर एम एस। और पी वी इक्वल हो जाएगा 1/3 रो इंटू बी स्क्वायर आर एम एस। क्या हो जाएगा? समझ में आ गया ना? तो मास ऑफ मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, दोनों फॉर्मूले याद रखना, ठीक। नोट देखो, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में, फिर रियल गैस में होता है, फिर जाकर आइडियल गैस में होता है। आइडियल गैस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लगभग 0 होता है, ठीक है। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पहले ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर रियल गैस में, फिर आइडियल गैस में। पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करोगे, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? माइनस में डी ओ अपॉन डी, यानी कि फोर्स के अपोजिट क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगा सॉलिड में, फिर लिक्विड में सबसे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसमें होगा? आइडियल गैस में होगा, फिर रियल में, यानी कि इसका उल्टा चलेगा, ठीक। कभी भी आइडियल गैस की इक्वेशन को भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो भी तुम पढ़ रहे हो उसमें कुछ एजम्पशन है। पहला एजम्पशन ये है कि जो मीन मोमेंटम है वो 0 है और जो मीन वेलोसिटी वो भी 0 है। पहला एजम्पशन ये है कि जो मीन मोमेंटम होगा, पार्टिकल जो ऐसे ऐसे अपना घूम रहे हैं तो उनका जो मीन मोमेंटम होगा 0 होगा और जो मीन वेलोसिटी होगा वो भी 0 होगा, ठीक है। और इवन का स्क्वायर अगर करोगे तो वो नॉट इक्वल टू 0। इवन वाला कभी भी 0। अगर कभी तुम क्वेश्चन में दिया हो ऐसे करके वी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, मान लो दिया वी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये गलत बात है। इवन का स्क्वायर कभी भी, मतलब कि इवन वाला कभी 0 नहीं होता। बी का स्क्वायर ना, बी का स्क्वायर, बी का 4, बी का पावर 6, बी पावर 8, ये सारी चीज़ें कभी 0 नहीं होंगी, इतना ध्यान रखना, ठीक। गैस के ला,
गैस के 5 लॉ होते हैं, बोल्स, चार्ल्स, गैलुजक, ओवगाड्रो, ग्राहम्स। तो बोल्स लॉ कहता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो। जब मैं तुमसे कहूँगा पी वी इक्वल टू एनआरटी में जब तुम टेम्परेचर मुना कांस्टेंट कर दोगे तो एन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, यानी पी वी इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी पी इनवर्सली इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम होगा। देखो यहाँ पे पी वी इक्वल टू एनआरटी, पी इनवर्सली इक्वल टू वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ कहता है कि प्रेशर कांस्टेंट कर दो। तो पी वी इक्वल टू एनआरटी, तो मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, पहले से कांस्टेंट, आर पहले से कर दो, वी डायरेक्टली इक्वल टू टेम्परेचर, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली इक्वल टू टेम्परेचर। गेलुजाक लॉ कहता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब क्या होता है, आइसोकोरिक। देखो लिखता हूँ मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ लिखता हूँ, ऐड करता हूँ। ये टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब क्या हुआ, ये आइसोथर्मल हुआ। प्रेशर कांस्टेंट मतलब क्या हुआ, आइसो बारिक हुआ। गेलुजाक कांस्टेंट मतलब क्या हुआ, आइसो कोरिक हुआ। ठीक, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, प्रेशर डायरेक्टली टेम्परेचर हो गया। तो क्योंकि पी वी इक्वल टू क्या एनआरटी है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होते हैं, सारे खत्म हो गए, प्रेशर टेम्परेचर। ठीक, अवोगाद्रो कहता है कि पी वी इक्वल टू एनआरटी में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब कांस्टेंट कर दोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। यानी कि जब पीवीटी को सेम कर दोगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर किसी का सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे ही होंगे। ठीक है, ग्राम्स लॉ बोलता है कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर को तुमने कांस्टेंट कर दिया तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट में डेंसिटी के होगा। ठीक है, ग्राम्स लॉ बोलता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो इन्वर्सली में रूट के डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा और तुमने प्रेशर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो। ये हमारे 5 लॉ थे। डाल्टन्स लॉ कहता है कि टोटल प्रेशर जो होता है ना, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। टोटल प्रेशर जो होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 ऐसे जाके आगे बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, ये डाल्टन्स लॉ कहता है। ठीक है, थोड़ा सा यार मैं गेट बंद कर दूँ, बहुत आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो टोटल प्रेशर सम ऑफ पार्शियल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पूछा है तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड होता है Vx/12, यानी मीन वेलोसिटी अपॉन मीन फ्री पाथ। क्या होता है, मीन वेलोसिटी अपॉन मीन फ्री पाथ, मीन वेलोसिटी अपॉन मीन फ्री पाथ। ठीक है, देखो अब देखो क्या कहेगा, Vx इक्वल टू Vy प्लस Vz, तीनों डायरेक्शन में, एक्स वाई में भी, एक्स में भी, जेड में है, वाई एक्स जेड में, तीनों डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी अगर बराबर है तो वेलोसिटी की मॉड की वैल्यू कितनी होगी, तो वो हो जाएगी Vx√3 या Vy√3 या Vz√3, तीनों बराबर होंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो Vx हमारा होता है क्या होता है, रूट में Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर प्लस Vz के स्क्वायर के बराबर होते हैं, जानते ही हो। ठीक है, अगर कहीं पे लिख दिया Vx इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, तो क्या निकालोगे, भी मॉड निकालो तो क्या होगा, रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो भी 4 का स्क्वायर था, 4 के था, जानती हो ना ये चीज़। तो वही चीज़ लिखा होगा, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पूछेगा तो कहोगे Vx/12, यानी कि मीन वेलोसिटी अपॉन मीन फ्री पाथ। और Vx, Vy, Vz अगर बराबर है तो V इक्वल टू हो जाएगा, मॉड ऑफ B क्या हो जाएगा, Vx√3 इक्वल टू Vy√3 इक्वल टू Vz√3, यानी कि Vx इक्वल हो जाएगा रूट में Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर प्लस Vz का स्क्वायर, Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर प्लस Vz का स्क्वायर। ठीक, ये तीनों चीज़ ध्यान रखना। ऊपर के जो 3 फॉर्मूले थे पहले वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो, ऑल द गैस लॉ एंड गैस इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। जितने भी गैस लॉ हैं और गैस के इक्वेशन है दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस एक्सेप्ट जूल्स लॉ। जूल्स लॉ को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी गैस के लॉ और गैस के इक्वेशन है दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द प्रेशर इक्वेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। जूल्स लॉ को हम लोग प्रेशर ऑफ गैस के इक्वेशन से नहीं बता सकते। ठीक, बोल्स लॉ जो होता है ना, इट इज ऑबेड बाय आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। बोल्स लॉ तभी ऑबेड होता है आइडियल गैस के द्वारा जब वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर दोनों मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरेटिकल पॉइंट है, ध्यान रखना। स्पीड देखो, स्पीड में याद रखो राम जी मतलब RAM, यानी कि RMS सबसे ज़्यादा होगी, एवरेज होगी, फिर मीन होगी, समझे, मोस्ट प्रोबेबल होगी। RMS सबसे ज़्यादा होगी, फिर एवरेज होगी, फिर MM मतलब क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ RMS होगी, फिर मीन मतलब एवरेज, वही RAMMPS, फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पॉइंट पे RMS की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर वेलोसिटी एवरेज होगी, फिर वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल होगी और फिर वेलोसिटी साउंड होगी। ठीक, मोस्ट प्रोबेबल होती है, ध्यान रखना, मीन नहीं होती है, मीन का मतलब एवरेज। तो RMS वेलोसिटी कितनी होगी, रूट में 3IT/m, m हमारा क्या मोलर मास, ये देखना एक चीज़ है ना, रूट में 8/पाई होता है शायद, एक बार देख लेना, 8/पाई शायद होता है, देख के मुझे एक बार कंफर्म कर देना। तो वेलोसिटी RMS में क्या होती है, रूट में 3RT बाई मोलर मास होगी, इसी को रूट में 3 kBT/m रखते हैं। यानी कि देख रहे हो RT अपन मोलर मास को तुम kBT अपन स्मॉल m से तुम, यानी कि ये मास से, ये मोलर मास था, ये मास था, इससे कंपेयर कर सकते हो। यानी कि वेलोसिटी RMS क्या होगी, रूट में 3RT/m यानी कि मोलर मास, या रूट में 3 kBT/m यानी कि मास। मोस्ट प्रोबेबल क्या होगी, रूट में 2RT बाई मोलर मास इक्वल टू रूट में 2 kBT/m यानी कि मास। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, रूट में 8RT/m होगी, रूट में 8 kBT/m। ठीक,
RMS क्या हो जाएगी, रूट में 3RT/m, यानी कि रूट में 3 kBT/मास हो जाएगा। और V मोस्ट प्रोबेबल क्या हो जाएगी, रूट में 2RT/m हो जाएगी, या रूट में 2 kBT/m हो जाएगा। एवरेज जानते ही 8/π/RT/m और ये 8/π kBT/m। ठीक, अभी ऊपर मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तीनों बराबर होंगे तो VRMS/√3 हो जाएगा। ऊपर देखो क्या बताया था मैंने, तीनों अगर बराबर होंगे तो BX√3 होगा, तो ये BX क्या हो जाएगा, V/√3 हो जाएगा। उसी तरह VRMS क्या हो जाएगा, VRMS x में, y में, z में क्या हो जाएगा, VRMS/√3 हो जाएगा। और VRMS तुम्हें मालूम है, ये भी बताया ऊपर देखो, VRMS ये देखो बताया ना, ये देखो। ठीक, अब आती है क्रिटिकल क्वांटिटी। क्रिटिकल क्वांटिटी की अगर बात करेंगे तो जो रियल गैस होते हैं उसमें हमारी क्रिटिकल क्वांटिटी देखने को मिलती है। रियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, प्रेशर प्लस AN², प्रेशर प्लस AN²/V², V माइनस NV इक्वल टू NRT। ठीक है चलो अभी आ रहा हूँ, 5 बज गए। ठीक है चलो, सॉरी। रियल गैस इक्वेशन में क्या होता है, प्रेशर प्लस AN²/V², V माइनस NV इक्वल टू NRT होता है, जहाँ पे A और B हमारे क्या दोनों हमारे कांस्टेंट है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 8A/27 RB। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, 8A/27 RB। तो क्रिटिकल टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, अगर कोई क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ा रहा है इसका मतलब हुआ मोर अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या, मोर अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। तो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 8A/27 RB, क्रिटिकल वॉल्यूम होता है 3B, और क्रिटिकल प्रेशर होता है A/27V²। समझ में आई चीज़ें, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 8A/27 RB, क्रिटिकल वॉल्यूम 3B, और क्रिटिकल प्रेशर होता है A/27V²। ठीक है, तो जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका मतलब हो रहा है उसके उतना ज़्यादा अट्रैक्शन तुम बढ़ा रहे हो। किसी भी रियल गैस के लिए जो PC/VC/RT, यानी PV इक्वल टू होता है ना NRT, तो PC/VC/ जो NRT होती है, जो वहाँ पे जो 3/8 होती है वो 3/8 हो जाती है। यानी कि किसी भी आइडियल गैस के लिए अगर तुम PC/VC/RT लिख रहे हो, यानी कि n की वैल्यू लिख रहे हो, तो 3/8 हो जाएगी। और इसी को बोलते हैं हम Z, और Z हमको बोलते हैं क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी। Z इक्वल टू हो जाएगी PC/VC/RT इक्वल टू 3/8, जहाँ पे Z हमारा हो जाएगा क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी। और ये इंडिपेंडेंट होगा एनी पैरामीटर एंड इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ गैस। ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑन एनी पैरामीटर, यानी कि किसी भी पैरामीटर के इंडिपेंडेंट होगा और इंडिपेंडेंट होगा नेचर ऑफ गैस के। समझ में आया, क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी है इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पैरामीटर एंड इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ गैस होगी। तो फॉर ए रियल गैस PC/VC/RT इक्वल टू 3/8, फॉर ए रियल गैस PC/VC/RT इक्वल टू क्या होगा, 3/8 होगी। जेड क्या है, क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पैरामीटर होगी, इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ गैस होती है। ठीक, अगर मान लो V एवरेज दिया, VRMS पूछ रहा है, तो एक तो तरीका तुम्हारे पास ये है, दोनों इक्वेशन को ऐसे करके VRMS V एवरेज को करके डिवाइड करके लगा लो, या तो डायरेक्ट याद रखो कि जो VRMS होती है वो V एवरेज इंटू 1.085 होती है। क्या होती है, VRMS जो होती है वो V एवरेज इंटू 1.085 होती है, और जो VRMS इक्वल टू होती है V मोस्ट प्रोबेबल इंटू 1.224 होती है। तो इन दोनों को याद कर लो, या तो वहाँ से तुम निकाल सकते हो। अब देखो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो MPS, RMS, V एवरेज सब बढ़ेगा, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग दोज स्पीड कम होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर MPS टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोस्ट प्रोबेबल RMS, V एवरेज सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन जो फ्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल का जो उतने स्पीड कवर करेंगे वो कम हो जाएगा, यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग दोज स्पीड वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है और ये हमारा वेलोसिटी के साथ कर्व है, तो ये बेल शेप्ड कर्व बनता है। तो एरिया अंडर जो कर्व होता है वो बताता है टोटल नंबर ऑफ कितने गैस मॉलिक्यूल्स हैं, और ये कांस्टेंट होना चाहिए एट एवरी टेम्परेचर। यानी कि तुमने अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो ये तुम्हारा थोड़ा सा ऐसे ग्राफ बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि लेंदी, क्योंकि ये इतने में इतना एरिया कवर कर रहा है, तो इतने में इतना एरिया कवर करेगा। यानी कि तुम देख रहे होगे कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले इतने की स्पीड थी, अब इतने की स्पीड रहेगी, इतने की बस। इसीलिए बोला गया है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे MPS, RMS, V एवरेज सब बढ़ता है, लेकिन जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है हैविंग दोज स्पीड वो डिक्रीज करता है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दोज स्पीड वो डिक्रीज करता है। ठीक, और एरिया अंडर दो जो कर्व होता है वो टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल शो करता है, और वो कांस्टेंट होता है एवरी टेम्परेचर। इतना ध्यान रखना। वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो किसी भी डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट और एनी अदर फैक्टर। किसी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, कितना भी अमाउंट हो वाटर वेपर डिपेंड नहीं करता। वाटर वेपर केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। वाटर वेपर डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर, वाटर वेपर डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर। एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो एनर्जी पढ़ने से पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम आना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है हमारे पास मोनो, डाया, ट्राया। मोनो में 3 ट्रांजिशनल होते हैं, 0 रोटेशनल, तो टोटल कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई, 3। डायटोमिक में 3 ट्रांजिशनल होता है, 2 रोटेशनल होता है, तो कितने हुई टोटल, 5। ट्राइटोमिक में 2 केस बनता है, लीनियर बनता है, नॉन लीनियर। लीनियर में जैसे CO2, C2, H2।
और ये दोनों केस है लीनियर केस है तो ये डायटोमिक की तरह ही काम करेगा। 3T + 2R कितना 5। लेकिन नॉन लीनियर जैसे H2O है, नॉन लीनियर पूछे या पॉलीएटॉमिक पूछे जैसे H2O है, NH3CH4 है, इसमें 3 ट्रांजिशनल 3 रोटेशनल 6 होते हैं। यानी कि मोनो में 3 ट्रांजिशनल 0 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डाया में 3 ट्रांजिशनल 2 रोटेशनल टोटल 5, ट्राई में लीनियर तो 3T 2R 5 होंगे, और नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक है तो 3T + 3R 6 होंगे। लेकिन डायटॉमिक अगर हाई टेम्परेचर पे है तो उसमें 2 वाइब्रेशनल नोड भी आ जाते हैं, यानी कि 3 ट्रांजिशनल रहेगा, 2 रोटेशनल रहेगा और 2 वाइब्रेशनल भी आ जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक है, 3T + 2R2 भी कितना 7 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी रिलेटेड विथ ईच डिग्री, अगर कह रहा है कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी एनर्जी है तो कहोगे ½ kBT। लेकिन कह रहा है कि ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो क्या कहोगे F/2 kBT। मोनो एटॉमिक का पूछेगा तो F कह देगा 3/2 kBT, पॉली एटॉमिक का 5/2 kBT, डाई का 5/2 kBT, और पॉली का पूछेगा तो 7/2 kBT। कोई दिक्कत? पॉली का पूछेगा तो 6/2 kBT। तो एनर्जी रिलेटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछेगा तो कहोगे ½ kBT, ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछेगा तो F/2 kBT। F हमारा मोनो के लिए 3, डाई के लिए 5, ट्राई के लिए या पॉली के लिए 6, और डाई विथ हाई टेम्परेचर तो 7 हो जाएगा। 1 मोल गैस का अगर पूछेगा तो मीन ट्रांजिशनल जो काइनेटिक एनर्जी होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी 3/2 RT होगी। 1 मोल गैस का अगर पूछेगा तो जो मीन ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी 3/2 RT। लेकिन 1 मॉलिक्यूल का पूछेगा तो 3/2 KT। KBT मतलब KT मतलब KBT। ठीक, 1 मोल गैस का मीन ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT होगा। 1 मॉलिक्यूल में कितना होगा 3/2, यानी कि 1 मोल का कितना होगा 3/2 RT होगा, 1 मॉलिक्यूल का कितना होगा 3/2 KBT होगा। ठीक, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अगर 1 मोल का पूछेगा, मीन पूछेगा तो 3/2 RT, और टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो F/2 RT। F/2 RT डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनो का पूछेगा 3 रखो, डाई का पूछेगा 5 रखो। 1 मॉलिक्यूल का अगर पूछ रहा है तो 3/2 KBT होता है, और टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी F/2 KBT हो जाएगी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस अगर पर मोल पूछ रहा है तो ½ mv² RMS भी डाल सकते हो। ठीक है, पर मोल का कितना था 3/2 RT था, तुम ½ mv² RMS भी डाल सकते हो। ठीक है, और 1 ग्राम का अगर पूछ रहा है तो 3/2 RT अपन मॉलिक्यूलर वेट या 3/2 KT अपन m कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें मालूम था यहाँ पे क्या 3/2 RT था, 3/2 KT था। तो 1 ग्राम का पूछेगा तो 3/2 RT अपन m कर देना, मॉलिक्यूलर वेट कर देना, और 3/2 KT अपन, देखो RT मैंने ऊपर बताया था ना, RT अपन मोलर मास जो होता है वो KT अपन मास के बराबर होता है, तो बस RT अपन MW को KT अपन m कर देना। ठीक, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी या जो भी काइनेटिक एनर्जी है केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, तो 3/2 PV हो जाएगा यहाँ पे। तो ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 3/2 P × B। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 3/2 × प्रेशर, यानी कि ½ × ρ × V² RMS। ये ध्यान रखना, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी, और वो हो जाएगी 3/2 × प्रेशर = ½ × ρ × V² RMS, ½ × ρ × V² RMS। 0 केल्विन पे अगर छोड़ दिया जाए तो किसी भी टेम्परेचर पे एक्सेप्ट 0 केल्विन पे अगर किसी भी टेम्परेचर की बात करें तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी अपॉन ग्राम मास से ज़्यादा होगी, और ये काइनेटिक एनर्जी अपॉन ग्राम मास एवरेज एनर्जी से ज़्यादा होगी, यानी कि टोटल एनर्जी इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी अपॉन ग्राम मास इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एवरेज। मेयर्स फार्मूला Cp - Cv = R होता है, जहाँ पे Cp क्या है Cp है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो Cp - Cv = R होता है, और गामा = होता है Cp। गामा = क्या होता है, देखो Cv = Fr/2 भी होता है, Fr/2। तो तुमसे अगर पूछेगा मोनोटॉमिक का Cv बताओ तो तुम क्या करोगे, Cv = R अपन गामा S1 निकालने से अच्छा है तुम मोनोटॉमिक के लिए क्या रखोगे 3R/2, डाई के लिए 5R/2, पॉलीटॉमिक के लिए 6R/2। समझ रहे हो। तो Cp - Cv = R मेयर्स फार्मूला होता है, और गामा = होता है Cp/Cv। Cv अगर निकालना है गामा दिया है, Cv निकालना है तो R/गामा S1। Cp निकालना है गामा दिया है तो क्या लिखोगे गामा R/गामा S1। तो ये सब इतने याद करने की झंझट की कोई जरूरत नहीं है। तुम Cp - Cv = R याद रखो, गामा = Cp/Cv याद रखो, और Cv = Fr/2 याद रखो, और गामा = 1+2/f। जैसे मान लो उसने बोला कि गामा बता दो मोनोटॉमिक का, तुम लोगे 1+2/f, तो यानी कि 1+2/3, यानी कि कितना होगा 5/3। समझ रहे हो। तो Cp = क्या हो जाएगा गामा R/गामा S1, यानी गामा = क्या 1+2/f, यानी 3-4 फॉर्मूले याद रखो। पहला Cp - Cv = R मेयर्स फार्मूला, दूसरा गामा = Cp/Cv, तीसरा Cv = Fr/2। Cv निकल जाएगा तो Cp अपने आप निकलेगा, यहाँ पुट कर देना, Cp = हो जाएगा R+Cv। ठीक, और गामा = 1+2/f, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सारा तुम गामा डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक, देखो Cp - Cv = R होता है मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी, लेकिन जब भी तुमसे क्वेश्चन में दे दिया Cp - Cv तो उसको तुम सॉल्व करना Cp - Cv = R/ मॉलिक्यूलर वेट मान के। ठीक है, ग्राम स्पेसिफिक R/ मॉलिक्यूलर वेट। जैसे मान लो Cp - Cv = A देगा, तो Cp - Cv = मान लो दे दिया क्या B दे दिया, किसके लिए, या हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए लिखोगे क्या Cp - Cv = A/2, क्योंकि H2 का फॉर्म होता है, और O2 के लिए क्या लिखोगे Cp - Cv = A/32, क्योंकि O2 का फॉर्म होता है। ठीक है,
यानी कि तुम्हें Cp माइनस Cv इक्वल टू आर नहीं करना है। जब भी तुम्हें हाइड्रोजन दे दे, ऑक्सीजन दे दे, नाइट्रोजन दे दे, तो वहाँ पे तुम Cp माइनस Cv इक्वल टू आर अपन उसका मोलर मास करके ही सॉल्व करोगे, इक्वल टू ए करोगे, ए इक्वल टू आर करोगे, ठीक। ये सॉल्व करना, ठीक। टेम्परेचर मिक्सर का तुम्हें मालूम ही है, N1 F1 T1 प्लस N2 F2 अपन T2, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता ही, पहले से बता चुका हूँ। टेम्परेचर मिक्सर का पूछे तो N1 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू 1 ऑफ F1 इंटू T1। उसी तरह इसका सीबी मिक्सर का पूछेगा तो N1 CB1 प्लस N2 CB2 अपन N1 प्लस N2। सीबी मिक्सर N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपन N1 प्लस N2। गामा मिक्सर पूछेगा तो N1 गामा क्या होता है बताओ, CP अपन CB, तो क्या हो जाएगा CP का मिक्सर अपन CB का मिक्सर, तो क्या हो जाएगा N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपन N1 CB1 प्लस N2 CB2। यही देख लो ना यार, गामा का मिक्सर, CP का मिक्सर, CB का मिक्सर, N1 N2 तो कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपन N1 CB1 प्लस N2 CB2, ठीक। मेन प्रीपाथ देख लो, मेन प्रीपाथ बोलते हैं लेमडा मिक्सर होता है 1 अपन रूट में 2 पाई एन डी स्क्वायर, डी हमारा क्या डायमीटर, तो मेन प्रीपाथ जो होता है वो होता है 1 अपन रूट में 2 पाई एन डी स्क्वायर, जहाँ पे डी हमारा डायमीटर होता है, ठीक है। लेमडा का वैल्यू एक और होता है आर टी अपन रूट में पाई एन ए इंटू पी, रूट में नहीं, लेमडा का वैल्यू क्या होती है, पहला होता है 1 अपन रूट में 2 पाई एन डी स्क्वायर, डी हमारा क्या डायमीटर है, जहाँ पे दूसरा हमारा क्या होगा आर टी अपन रूट में 2 पाई एन ए अपन पी। तो तुम्हें एक चीज दिख रही होगी, ये लेमडा एम डायरेक्टली इक्वल टू क्या है, टेम्परेचर है, और इनवर्सली इक्वल टू प्रेशर है कि जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मीन प्रीपाथ बढ़ेगी और प्रेशर बढ़ाओगे तो मीन प्रीपाथ घटेगी, ठीक। और एन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम, ये हमारा एन क्या है, हमारा एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपन वॉल्यूम, ठीक। बी टी इक्वल टू होता है बी नॉट 273.15 प्लस टी अपन 273.15, ये केमिस्ट्री में भी तुमने पढ़ा होगा। ये कहता है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, 1 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, 1 केल्विन बढ़ा दिया जाए, तो वॉल्यूम ऑफ जो गैस होता है वो इंक्रीज करता है कितना 1/273.15 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब भी तुम वी टी इक्वल टू बी नॉट 273.15 प्लस टी अपन 273.5, ये हमारा नीट में पूछा हुआ है। जब भी टेम्परेचर को हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाते हैं तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है वो इंक्रीज होता है फ्रैक्शन ऑफ 1 273.15 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक। बोल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ऊपर वाले ग्राफ का परमीटर, जैसे बोल्स लॉ में क्या होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी टेम्परेचर कांस्टेंट, पी हमारा भी का ग्राफ जो भी बनेगा, तो जो ऊपर रहेगा, जैसे मान लो N1 है N2 N3 ऐसे ग्राफ बन गया, ठीक है, N1 N2 N3, तो जो ऊपर है वही ज़्यादा होगा, यानी N1 ज़्यादा होगा N2 से फिर N3, क्योंकि देखो बोल्स लॉ में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी, पीवी इक्वल टू क्या होता है, देखो पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी, तो सब कांस्टेंट, तो पी और भी के बीच कोई भी ग्राफ हो तो उसका जो ऊपर वाला कांस्टेंट होता है, ऊपर वाला जो टर्म होता है N1 N2 हो, T1 T2 जो भी हो, ऊपर वाला जो रहेगा वही हमारा ज़्यादा होगा, तो N1 N2 N3 हो जाएगा, जो ऊपर रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, ठीक। और चार्ल्स लॉ या गेल-लुजाक लॉ, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो, प्रेशर कांस्टेंट कर दो, इन सब चीज़ों में क्या होता है, अगर प्रेशर वेरिएबल है वॉल्यूम वेरिएबल हो तो नीचे वाला जीतेगा। यानी पीवी के टर्म में अगर तुमने दिया हो तो मान लो N1 दिया है, N2 दिया है, N3 दिया है, तो नीचे वाला जीतेगा, यानी N3 ज़्यादा होगा, फिर N2 ज़्यादा होगा, फिर N1 ज़्यादा होगा। लेकिन अगर N वेरिएबल दिया है, अगर मान लो N वेरिएबल दे दिया तो वहाँ पे ऊपर वाला जीतेगा। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में तुम्हें सिखा दूंगा, अगर नहीं आता तुम्हें ये सब तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो पीवी इक्वल टू एनआरटी है, ठीक है, तो पी और वी में तुमको ग्राफ दे दिया, ठीक, पी और टेम्परेचर में ग्राफ दे दिया, और उसने दे दिया कि 1 है या 2 है, बताओ किसका ज़्यादा होगा वॉल्यूम, तो तुम क्या करोगे, पी इक्वल टू एनआरटी अपन वी, तो स्लोप क्या आया, y इक्वल टू क्या है mx, तो mx कितना है nr बाई वी, यानी वॉल्यूम के उल्टा हो रहा है। देखो प्रेशर जो होगा इन्वर्सली प्लस वॉल्यूम आ रहा है, यानी कि जो नीचे होगा उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, यानी 2 का ज़्यादा होगा 1 से, ऐसे भी कर सकते हो, समझ रहे हो ना। ये बेसिक चीज़ें तो तुम्हें आती ही होंगी, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, अगर किसी को ज्वाइन करना है तो कर लो, लेट मत करो ना, जितना ज़्यादा लेट करोगे उतना तुम्हारे लिए बर्डन हो जाएगा, ठीक। और ये मेडिकोली का भी हमारे टेलीग्राम का चैनल है, सारे नोट्स वगैरह अपलोड होंगे तो तुम ज्वाइन कर लो, ठीक। और मेडिकोली का मेरा चैनल का नाम है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, तो मैं तुमसे बस क्या मांगा, पैसे तो नहीं देता हूँ इसके लिए, मैंने तुमसे क्या बोला कि कम से कम 30% तुम लोग लाइक कर दो और 10% लोग कमेंट कर दो। अरे तुमने वीडियो देखा है, कमेंट कर दो, नाइस कर दो, 2 हार्ट बना दो, जो तुम्हें करना है कर दो भाई। उससे क्या होती है, थोड़ी सी रीच बढ़ती है, ठीक है, थोड़ी सी रीच बढ़ती है। तुम लोगों ने उस दिन किया था यूट्यूब से, मेरे पास वो आ गया था कि मतलब अच्छी जा रही है रीच, अब अच्छी जा रही है, ठीक है। तो ये सब करो, चैनल डेड नहीं होता, ठीक है। तो थैंक यू, इतना कर देना यार, तुम्हारा ही मतलब भाई हूँ, बड़ा भाई मान के यार कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।